उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। कोविड से लड़ाई और जम्मू कश्मीर मसले पर सरकार के कदमों की हुई तारीफ। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए आज है अंतिम मौका। और नहाय खाए के साथ आज से छठ पर्व की हो रही है शुरुआत। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन और चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर देते हैं अर्घ्य। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे और काशी विश्वनाथ मंदिर में कॉरिडोर की सौगात देंगे। इस महीने सबसे पहले पीएम मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। अपने यूपी दौरे पर 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी आएंगे, जहां पर वो रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी की झांसी किला परिसर में रैली की तैयारी भी चल रही है। झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नल के जरिए जल योजना समेत कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। डिफेंस कॉरिडोर के तहत पीएम मोदी झांसी नोड में निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 20 नवंबर को लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी 25 नवंबर को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी गंगा एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी जैसे बड़े प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी में अभी तक के कामकाज पर संतोष जाहिर किया है, तो भविष्य के लिए भी एक रोड मैप सामने रखा है। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि भाजपा किसी परिवार की पार्टी नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पीएम मोदी ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने की संभावना जताई है। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और देश के अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन के लिए रविवार को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पहली बार ये बैठक हाइब्रिड मोड में हुई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों ने व्यक्तिगत रूप से शिरकत की, तो वहीं बड़ी संख्या में पार्टी के नेता वर्चुअल तरीके से भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकारिणी समिति की बैठक शुरू होने से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की, तो उद्घाटन भाषण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो कार्यकर्ताओं को तमाम मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन का विश्वास का सेतु बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई एक परिवार से जुड़ी नहीं है, बल्कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से पार्टी आगे बढ़ी है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को बनाने के लिए एक बड़ा मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है और इसलिए पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर चली है उसमें सेवा, संकल्प और समर्पण से जुड़कर, कोई एक परिवार के साथ जुड़कर के नहीं, बल्कि पार्टी की ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हम आगे बढ़े हैं। बैठक में उन 5 राज्यों जहां चुनाव होने हैं उस पर खास चर्चा हुई। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों ने बैठक में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सरकारों ने अच्छा काम किया है और जनता के विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें आगे भी जनता का समर्थन मिलता रहेगा। सभी 5 मैंने कहा राज्यों की तरफ से रिपोर्टिंग हुई। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्षों ने उनके सरकारों के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा चलाए गए पार्टी के अभियान की जानकारी दी
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में जेपी नड्डा की पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया। बैठक में कोरोना महामारी, COP26 और आर्थिक पहलों पर कार्यकर्ताओं को किताब वितरित की गई। बैठक में पार्टी ने उन राज्य सरकारों पर भी हमला बोला जिन्होंने केंद्र की ओर से पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के बाद भी अपने राज्यों में वैट नहीं कम किया। पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों में ये विषय है और निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। इस बैठक में कोविड दिशा निर्देशों को देखते हुए भाजपा के कई नेता वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। इसमें वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित तमाम राज्यों से भी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कोरोना के खिलाफ देश की सफल जंग से लेकर जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रही शांति पर भी चर्चा हुई, तो वहीं पार्टी के विस्तार की रूपरेखा पर भी बात हुई। साथ ही तमाम सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी मंथन हुआ। किन प्रमुख मुद्दों पर इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वैसे तो तमाम मसलों पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री का खास तौर पर अभिनंदन किया गया। कोरोना के खिलाफ जंग में देश की अगुवाई करने और 100 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाने के लिए बैठक में पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया गया। कोरोना के समय सड़क पर नहीं दिखाई दिए, मगर ट्विटर के द्वारा हर संकोच के माहौल पैदा करने के लिए ऑपोजिशन के रोल के ऊपर भी इस रेजोल्यूशन में है। यह सब भारतीय लोगों की कोरोना से लड़ने की सामूहिक प्रयास है, प्रचेष्टा है, डिटर्मिनेशन है। आज माननीय प्रधानमंत्री उसी को नेतृत्व करते हुए हम सभी के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कार्य समिति उनकी उस पहल को देश की ओर से और विशेष करके पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राजनीतिक प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद से राज्य में विकास कार्यों में आई तेजी और आतंकी वारदातों में आई कमी का खास तौर पर जिक्र किया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत की पहल वन नेशन वन राशन कार्ड योजना और किस तरह भारत के युवा आज रोजगार पाने के लिए प्रयास करने के बजाय रोजगार का सृजन कर रहे हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक प्रस्ताव में बंगाल में चल रहे राजनीतिक हिंसा की निंदा की गई है। पार्टी हिंसा के शिकार हुए कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी के अध्यक्ष जी नड्डा जी had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. प्रस्ताव में केंद्र में 2014 के बाद से सरकार के कामकाज में आई पारदर्शिता का जिक्र किया गया। साथ ही इस बात को उपलब्धि के तौर पर सामने रखा गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने स्वागत भाषण में गुरुद्वारे में चलने वाले लंगरों को केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी मुक्त किए जाने का स्वागत किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में उठाए गए कदमों की खास तौर पर चर्चा की गई और सरकार का आभार व्यक्त किया गया। We all know the discussions which are going on. We all also know about the 3 laws which have been passed. What is important also to recognize is MSP has been increased 1.5 times more than what it has been earlier. Kisan credit cards have been elaborately distributed. PM सम्मान निधि का एक रेफरेंस मैं देना चाह रही हूँ।
अब तक 1.53 lakh crores in 9 installments have been given to farmers. सीधा उनके खाते पर। भाजपा ने इस मंच पर उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जिसकी वजह से देश में नई व्यवस्था लागू हुई है और विश्व में भी भारत का मान बढ़ा है। जिन खास मुद्दों का इस बैठक में जिक्र हुआ उनमें WHO द्वारा भारत निर्मित वैक्सीन को मान्यता देना, किसान कल्याण के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए खर्च करना, नई शिक्षा नीति, बंगाल में पार्टी का वोट 38% पहुंचना, क्लाइमेट चेंज पर भारत की अग्रणी भूमिका, लॉकडाउन में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन, एक देश एक राशन कार्ड को लागू करना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, जम्मू कश्मीर में आतंक कम होना और विकास तेज होना, वोकल फॉर लोकल को मिल रहा समर्थन, विदेश नीति में मिल रही सफलता, पीएम मोदी के संवैधानिक पदों पर 20 साल पूरा करना, आजादी का अमृत उत्सव, CAA को मंजूरी देना, आत्मनिर्भर नीति, विपक्षी दलों की अवसरवादी राजनीति शामिल हैं। तमाम नेताओं के स्वागत के लिए जहां छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं, तो वहीं दक्षिण भारत के कलाकार भी पारस्परिक प्रस्तुतियां देते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर शामली और रामपुर में रहेंगे। शामली और रामपुर में मुख्यमंत्री सभी विधानसभा क्षेत्रों को विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी शामली जनपद के कैराना कस्बे के उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो दंगे में पलायन कर गए थे लेकिन अब वापस आ चुके हैं। कैराना वही क्षेत्र है जहां सपा शासन में दंगे भड़के थे। इसके बाद तमाम लोग पलायन कर गए थे। सीएम योगी आज से 15 नवंबर तक पश्चिमी यूपी में जनसभा करेंगे, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और बड़े प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है वो आज यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म अवश्य भर दें। बोर्ड ने 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म और कक्षा 9 व 11 के अग्रिम पंजीकरण की आखिरी तारीख 8 नवंबर तक बढ़ाई थी। इससे पहले अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी, लेकिन 19 अक्टूबर 2021 तक मिले ऑनलाइन आवेदन में हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों की संख्या पिछले साल से लगभग 5 लाख कम थी। इसके चलते 8 नवंबर तक तिथि बढ़ाई गई। 9 से 14 नवंबर तक छात्र छात्राओं के विवरण जांच कर उसे अपडेट करने का अवसर प्रधानाचार्य को मिलेगा। इस दौरान किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं किया जाएगा। कानपुर नगर में विकास को गति और जनपद वासियों के साथ सरकार के सपनों को साकार करती निर्माणाधीन मेट्रो ट्रेन की कार्य प्रगति का कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव के साथ मेट्रो कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने मेट्रो कार्य की सराहना करते हुए कहा कि कानपुर की मेट्रो लगभग बनकर तैयार है और इसका ट्रायल रन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 10 नवंबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इसको 31 दिसंबर तक प्रारंभ कर दिया जाए। मेट्रो कानपुर की बनकर लगभग तैयार है। इसका ट्रायल रन 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुबह 10 बजे यहाँ पर किया जाएगा। 31 दिसंबर तक हमारा लक्ष्य है कि इसको प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि ट्रायल रन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के कुछ कंसर्न्स होते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए, लगभग उसमें 1.5 महीना लगता है। लेकिन मेट्रो कानपुर के तैयार है और मेरे को इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन ने जितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम किया, देश में किसी भी स्थान के ऊपर इतनी तेजी के साथ काम नहीं हुआ।
लगभग 32.4 साढ़े 32 किलोमीटर की ये मेट्रो है। पहला फेज IIT से मोती झील का अभी चालू हो जाएगा। दूसरा फेज मोती झील से लेकर नौबस्ता तक का, और बर्रा से तीसरा फेज वहां पर चालू होगा। ये अभी 23 किलोमीटर का लगभग उम्मीद है कि 2-2.5 साल में शुरू हो जाएगा, और जल्द ही साइमल्टेनियसली दूसरे ट्रैक के ऊपर भी, दूसरे स्पैन के ऊपर भी काम शुरू होगा। और जनपद शामली के थाना भवन में परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी जनता से रूबरू हुए। अपने संबोधन में श्री चौधरी बीजेपी सरकार पर हमलावर दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसानों के दर्द का कोई भी अनुमान नहीं है। वहीं जयंत चौधरी को शामली जिले के समर्थकों ने मंच पर करीब 12.5 लाख रुपए, पगड़ी, चांदी का हल और तलवार भी भेंट किया। हमने अपने मुद्दे तय कर लिए, हमने अपने मुद्दे घोषित कर दिए। अभी कोई पार्टी मुद्दों की बात नहीं कर रही। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात, किसानों को उचित मूल्य दिलाने की बात, और महिलाओं को सुरक्षित रखना, 50% महिलाओं के लिए कोटा, जो वृद्धा पेंशन मिलती है 3 गुना उसको करना, ताकि हम बुजुर्गों का ख्याल रख पाए। कई बातें हमने रखी हैं। आ रहे हैं, उनका जनपद, उनका प्रदेश है, उनकी जवाबदेही है, लोग हिसाब लेंगे। छठ पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। छठवर्ती छठ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं, साथ ही उससे जुड़े सामानों की खरीदारी भी कर रहे हैं। सूर्योपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ सोमवार को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। इसको लेकर छठ व्रती तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। बहुत एकदम पवित्र होना चाहिए। जो खरना नहाने खाने के दिन से शुरू होता है, वो लास्ट में इसके पारण के दिन तक, मतलब कि हम लोग को एकदम पवित्र रहना। छठ को लेकर बाजारों की भी रौनक बढ़ गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामानों की खरीदारी के लिए बाजारों में काफी रौनक दिख रही है। आस्था के आगे तो फीकी पड़ रही है, चाहे जितना भी महंगाई हो, पूजा व्रत करते हैं तो उसको लेना ही है। दुकानदार भी ज्यादा नफा नुकसान की चिंता किए बगैर छठ व्रतियों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। जो पहले दाम सस्ता में बेच रहे तो अभी भी सस्ता में बेच रहे हैं। जो पहले का रेट था 3 साल पहले, उसकी अभी भी रेट वही रेट बेच रहे हैं। जैसे कोई कहता है अभी 55 रुपए नहीं है, 50 दे दे, 50 ले जा, 50 दे दे। कोई कहता है कम करा दो 10-20 को, वो भी कम कर देते हैं। नेम धर्म के पर्व छठ में कई छोटी बड़ी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन रांची के बकरी बाजार समेत कई दूसरी जगहों पर छठ को लेकर विशेष बाजार लगाए जाते हैं, जहां एक ही स्थान पर व्रतियों को सारे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। इस बार छठ पर्व का पहला सूर्य अर्घ्य आगामी 10 नवंबर को शाम में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 11 नवंबर को सूर्योदय के समय दिया जाएगा। 8 नवंबर को नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होगी और 9 नवंबर को खरना होगा। लखनऊ में यह पर्व गोमती के तट पर मनाया जाएगा। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्यदेव की विशेष उपासना की जाती है। महिलाएं व्रत रखकर संतान प्राप्ति और उसकी लंबी आयु की कामना करती हैं। गोमती के तट पर छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इसी के मद्देनजर लखनऊ के जिलाधिकारी ने छठ पूजा मैदान का निरीक्षण भी किया और तैयारियों का जायजा भी लिया। यहाँ पर लगभग 1.5 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नगर निगम मेरे साथ है, पूरा शासन प्रशासन मेरे साथ है, पुलिस प्रशासन मेरे साथ है और सब लोग मिलकर हम लोग के साथ सहयोग करते हैं और जो भी हम लोग बताते हैं वो पूरे उसमें सरकार और जिला प्रशासन सहयोग करता है। इसमें जो लोग पूजा करेंगे उनके लिए यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था होगी, टीकाकरण की व्यवस्था होगी, मास्क की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी और इसके साथ ही उनके लिए गोताखोर की व्यवस्था होगी, स्टीमर की व्यवस्था होगी, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होगी। रास्ता जो है यहाँ वन वे होगा, एक तरफ से लोग छठ पूजा आएंगे, दूसरी तरफ से चले जाएंगे, रास्ता जाम न हो। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग 20-22 मिनिस्टर आ रहे हैं और
आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आने की संभावना है। माननीय राजनाथ सिंह जी वर्चुअल संबोधित करेंगे। सुल्तानपुर दौरे के दूसरे दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका संजय गांधी ने कादीपुर विधानसभा क्षेत्र के देवाड़ गांव, खालिसपुर, बहाउद्दीनपुर और समेत 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में जन चौपाल का आयोजन कर नागरिकों की समस्याओं का निस्तारण किया। श्रीमती गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम किया। सांसद मेनका संजय गांधी ने बताया कि जब से केंद्र में मोदी सरकार व प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से विकास का पैटर्न बदल गया है। पहले की सरकारों में एक परिवार का विकास होता था, अब समूचे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद सुल्तानपुर के लिए गौरव की बात है कि नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए 16 नवंबर को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर आ रहे हैं। श्रीमती गांधी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से इससे सटे गांवों में औद्योगिक विकास के जरिए लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मुद्रा योजना 12,000 लोगों को यहाँ हमारे क्षेत्र में मिला है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज हरदोई जिले के कई बूथों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आगामी चुनाव के लिए नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के अभियान को अधिक कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरदोई जिले के संडीला कछौना और कई मतदान केंद्रों पर BLO द्वारा मतदाता सूची की जांच के कार्य को देखा और मतदाताओं से बात की। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। वोटर कार्ड बनाने के अभियान के लिए 7, 13, 21 और 27 नवंबर विशेष अभियान दिवस के रूप में रखे गए हैं, जिससे 18 साल या उससे ऊपर के युवा मतदाता तथा महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो सके। उन्होंने लोगों से मतदाता सूची में अपना नाम जरूर चेक करने की अपील की। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 नवंबर से चल रहा है, जिसमें दावे आपत्ति अर्थात नाम बढ़ाने के लिए, विलोपन के लिए या किसी को आपत्ति है, किसी का नाम लग रहा है गलत है, उसकी तिथि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। परंतु हम लोगों ने उसमें भी 4 विशेष तिथि अभियान दिवस के रूप में रखा है। 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर। उस दिन सभी BLO अपने बूथ पे रहेंगे, ताकि कोई भी आके अपना चेक कर सकता है, नाम है ठीक है, नहीं है तो बढ़ाने के लिए फॉर्म भरेगा। किसी के यहाँ कोई मौत हो गई है तो विलोपन के लिए, किसी के त्रुटि है करेक्शन के लिए। उसके बाद ये प्रक्रिया, इसमें फीडिंग करने के बाद जो ERO हैं उनको निर्णय लेना है। वो प्रक्रिया 20 दिसंबर तक चलती रहेगी और 5 जनवरी 2022 को इसका फाइनल पब्लिकेशन होगा। जनपद कानपुर में जीका वायरस संक्रमण स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। वहां जीका वायरस संक्रमित 13 नए मरीज पाए जाने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 79 पहुंच गई है। जीका वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के अधिकारी संक्रमण नियंत्रण के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। कानपुर नगर के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा साफ सफाई रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्थिति को काबू में करने के लिए टीम गठित कर संभावित संक्रमित व्यक्तियों के नमूनों की जांच की जा रही है। जनपद कानपुर नगर में आज दिनांक 6 नवंबर 2021 तक जीका वायरस के कुल 79 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। प्रत्येक पॉजिटिव केस को हेल्थ डिपार्टमेंट के RRT टीम के द्वारा घर घर जा करके उनका विजिट करके उनका वाइटल्स लिया जा रहा है और उनको जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में सलाह भी दिया जा रहा है। सोर्स रिडक्शन, साफ सफाई और सैंपलिंग का कार्य लगातार जारी है और जो जीका पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लगातार उनसे फीडबैक लेने के लिए, उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए
ICCC में जीका कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनके द्वारा सुबह और शाम जीका पॉजिटिव पेशेंट से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की जा रही है और उनके वाइटल्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। जीका के रोकथाम हेतु आप सब लोगों से अपेक्षा है कि घर के अंदर साफ पानी एकत्रित ना होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश सरकार, शासन, प्रशासन और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की तरफ से जो भी आदेश आते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उस स्टेप लेते हैं। कानपुर के बाद कन्नौज में भी जीका वायरस का पहला मामला आने के बाद स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अब अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में लगातार बुखार के बढ़ रहे मरीजों की जांच उच्च स्तर पर करवाई जा रही थी। पिछले कुछ दिन पूर्व करीब 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक युवक के यूरिन में जीका वायरस होने की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य महकमा लगातार क्षेत्र में लोगों की सैंपलिंग कर रहा है। कन्नौज सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिन पूर्व 30 सैंपल बुखार से ग्रस्त रोगियों के भेजे गए थे, जिसमें से एक युवक के यूरिन में थोड़ा सेंसेक्शन पाया गया है। सीएमओ ने बताया कि जीका वायरस सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं में होता है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर इस समय सावधानी बरतनी होगी। ये देखिए, हमको लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए थे कि लखनऊ के कानपुर के सब आसपास जो ब्लॉक हैं जो कानपुर से लगते हैं, एक तो उनकी लिस्ट दे दें आप। तो परसों जो है ना, हमने 2 तारीख को एक तो कन्नौज की और दूसरा तिरवा की ये लिस्ट भेज दी थी। ये कानपुर नज़दीक पड़ते हैं। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जो विलेज अफेक्टेड हैं, जहाँ पे बुखार के केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ सैंपल भिजवाइए लखनऊ लैब के लिए। तो वहाँ से हमने 3 तारीख को 32 सैंपल भिजवाए थे कपूरापुर से। उसमें से कल रात को एक केस पॉजिटिव आया है, जिसका नाम है दशरथ सनाफ सरफीलाल, उसकी उम्र 45 साल। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि अभी 2 हफ्ते पहले ही गया था कानपुर में, शिवराजपुर में, वहाँ पे एक गाँव है कासामऊ, तो वहाँ पे एक रात रुका था ये। उसके बाद से वहाँ से आया तो इसको 30 तारीख को खांसी जुकाम बुखार की शिकायत हुई। कल ये पॉजिटिव आ गया है। ये जो मच्छर जो होता है ना, जो डेंगू का मच्छर होता है, वही मच्छर यही होता है, एडिस एजिप्टी, जिसके काटने से डेंगू होता है, उसी काटने से ये भी होता है। लेकिन इसका जो है ना इफेक्ट ज़्यादातर गर्भवती माताओं में होता है। उसमें अगर कोई मच्छर काट लेता है तो उनको जो है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो विकलांग होता है या उसका सर बहुत बड़ा होता है, ये इफेक्ट उसमें हो जाते हैं। बाकी तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पैरासिटामोल गोली दे दो, बुखार उतारते रहे बस। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 24वां स्मृति दिवस कल रायबरेली में धूमधाम के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने बताया कि आचार्य द्विवेदी युग प्रेरक सम्मान नई दिल्ली के पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी को, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा सम्मान महाराष्ट्र के कोरोना योद्धा दंपति राहुल टिवरेकर और श्रद्धा श्रृंगारपुरे को, जिन्होंने कोरोना काल में आदिवासी क्षेत्र में जाकर लगभग 2000 बच्चों की शिक्षा का कार्य अपने संसाधनों से किया। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना से लगभग 2900 मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाली योद्धा वर्षा वर्मा को नागरिक अभिवादन किया गया। इन सभी को संस्था की ओर से प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र के साथ ही नेक कार्य को जारी रखने के लिए कोरोना काल में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हमको अच्छा लगता था उन लोगों तक पहुंच करके उन लोगों को फोन करना कि आपके लोग सुरक्षित हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी अगले 45 दिनों में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। 25 नवंबर को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास। कोविड से लड़ाई और जम्मू कश्मीर मसले पर सरकार के कदमों की हुई तारीफ। यूपी बोर्ड की 2022 की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक फॉर्म नहीं भरा उनके लिए आज है अंतिम मौका। और नहाय खाए के साथ आज छठ पर्व की हो रही है शुरुआत। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन, चौथे दिन क्रमशः अस्त होते और उदय होते सूर्य को नदी या तालाब में खड़े होकर देते हैं अर्घ्य। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।